नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर बात करने वाले हैं। कौटिल्य या जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, उनका लिखा हुआ अर्थशास्त्र। जी। लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का है ये। हाँ, संस्कृत में। और नाम का मतलब भी दिलचस्प है। अर्थ यानी धन या समृद्धि, और शास्त्र मतलब ग्रंथ। बिल्कुल, तो एक तरह से ये हुआ भौतिक समृद्धि और शासन चलाने का विज्ञान। सही कहा। और ये सिर्फ कोई मतलब थ्योरी की किताब नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शासन कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, यहाँ तक कि जासूसी, इन सब पर एक तरह की गाइड बुक है। जी हाँ, एक प्रैक्टिकल मैनुअल कह सकते हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या खास है और क्या आज भी मायने रखता है। जरूर। वैसे ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। 15 किताबें हैं जिन्हें अधिकरण कहते हैं, फिर 150 अध्याय और कोई 6000 सूत्र। जी, तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद राजा की भूमिका से। हाँ, वो सही रहेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में राजा को मतलब केंद्र में रखा गया है। बिल्कुल। वही है राष्ट्र की तरक्की और व्यवस्था की धुरी। बिल्कुल। और राजा कैसा होना चाहिए? चाणक्य कहते हैं आत्मानुशासित हो, पढ़ा लिखा हो और भावनाओं में ना बहे, तटस्थ रहे। हाँ, एक सूत्र बहुत मशहूर है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये मतलब एक तरह से राजा के कर्तव्य को दिखाता है। सही बात है, लेकिन राजा अकेले तो सब नहीं कर सकता। नहीं, जाहिर है। तो चाणक्य एक बहुत ही व्यवस्थित मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की बात करते हैं। अच्छा, किस तरह की? देखिए, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, न्यायाधीश हैं, जासूस भी हैं। सबकी भूमिका एकदम साफ साफ बताई गई है। और भ्रष्टाचार पर बहुत सख्ती है। अगर कोई पकड़ा जाए तो तुरंत, बिना किसी भेदभाव के सजा। ये तो जरूरी है सुशासन के लिए। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है, और थोड़ी चौंकाने वाली भी, कि चाणक्य कहते हैं कि कंट्रोल बनाए रखने के लिए आपको अपनी नौकरशाही के अंदर भी जासूसी करवानी चाहिए। क्या बात कर रहे, अपनी टीम पर जासूसी? जी, ये दिखाता है कि व्यवस्था पर कितना जोर था, शायद भरोसे से भी ज्यादा। ये जासूसी वाला एंगल तो वाकई बहुत गहरा है इसमें। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी। हाँ। जासूसों को ट्रेनिंग देना, डबल एजेंट इस्तेमाल करना, दुश्मनों में फूट डलवाना, खुफिया जानकारी लाना, सब कुछ। और जासूस कोई भी हो सकता था। साधु, भिखारी, व्यापारी, कलाकार, कोई भी भेस। और कुछ बातें तो बड़ी कठोर लगती हैं आज के हिसाब से, जैसे वो सूत्र कि जिसे मारना जरूरी हो उसे मार दो, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो। हाँ, ये यथार्थवाद है। मतलब सत्ता बनाए रखने के लिए जो जरूरी है वो करना होगा। ये ग्रंथ आदर्शवाद से ज्यादा व्यावहारिकता सिखाता है। व्यावहारिकता। और व्यावहारिकता के लिए पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, बिना पैसे के राज्य नहीं चल सकता। इसीलिए अर्थशास्त्र में इकोनॉमी पर बहुत फोकस है। हाँ, वो कहते हैं कि राज्य को जरूरी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे माइंस, नमक, शराब, जंगल, हथियार। जी, और टैक्स का सिस्टम भी बताया है। निष्पक्ष हो, मतलब जिसकी जितनी आय उस हिसाब से सख्ती से वसूला जाए, पर ऐसा भी ना हो कि जनता का शोषण होने लगे। हाँ, क्योंकि साफ लिखा है धन ही शक्ति है। एक गरीब राज्य तो कमजोरी रहेगा। सही बात। और फिर इस धन और शक्ति को बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था, वो भी बहुत जरूरी। एक कठोर दंड संहिता थी। चोरी, देशद्रोह, रिश्वतखोरी, बगावत, झूठी गवाही, इन सब के लिए सजा तय थी। और न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय तेज हो और सबूतों पर आधारित हो। ये सिद्धांत तो आज भी हम मानते हैं। हाँ, ये तो आज भी प्रासंगिक है। मतलब अंदरूनी स्थिरता सबसे पहले। बिल्कुल। और अंदरूनी स्थिरता के साथ साथ बाहरी सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। हाँ, विदेश नीति, उसके लिए क्या कहा है? उसके लिए वो मशहूर मंडल सिद्धांत है। अच्छा, मंडल सिद्धांत, वो क्या है? वो राज्यों को एक तरह के सर्कल्स या घेरों में देखता है। आपका पड़ोसी देश स्वाभाविक रूप से आपका संभावित कॉम्पिटिटर या दुश्मन है। फिर उसका पड़ोसी आपका संभावित दोस्त हो सकता है। इस तरह शक्ति के वृत्त बनते हैं और इसी आधार पर विदेश नीति तय होती है। ये तो काफी दिलचस्प है, आज की जियोपॉलिटिक्स जैसा लग रहा है। हाँ, काफी हद तक। और विदेश नीति चलाने के 4 तरीके बताएं। साम, दाम, दंड, भेद। साम, दाम, दंड, भेद मतलब? साम यानी शांति से बातचीत, समझा बुझाकर। दाम यानी पैसा देकर या लालच देकर। दंड यानी सजा देना या बल का प्रयोग करना। और भेद यानी फूट डाल देना। अच्छा, ये तो आज भी इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आपको ये चारों रणनीतियां दिख जाएंगी। और अगर मान लीजिए कूटनीति काम न करे तो? फिर तो युद्ध। हाँ,
युद्ध आखिरी विकल्प है, लेकिन उसके लिए भी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र में इस पर भी बहुत विस्तार से है। जैसे किले कैसे बनाने हैं, उनकी प्लानिंग, सेना का स्ट्रक्चर कैसा हो, युद्ध के मैदान में फॉर्मेशन यानी व्यू रचना, यहां तक कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और झूठी अफवाहें फैलाना, सब बताया है। बाप रे, मतलब हर पहलू कवर किया है। जी, लेकिन चाणक्य ये भी कहते हैं, और ये बहुत जरूरी है, कि जो राजा युद्ध और शांति दोनों का मर्म समझता है वो बिना लड़े ही जीत जाता है। वाओ, ये बड़ी गहरी बात है। मतलब सिर्फ लड़ना ही नहीं, लड़ाई को टालना भी एक कला है। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि ये प्राचीन ग्रंथ आज क्यों प्रासंगिक है, आज इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसकी कई शिक्षाएं आज भी काम की हैं। लीडरशिप के गुण, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सब आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, राजनीति में, डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं नजर आता है। हाँ, वो मंडल सिद्धांत वाली बात, वो आज के पावर ब्लॉक्स और शक्ति संतुलन की याद दिलाता है। एकदम। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के नैतिक पैमानों पर मतलब बहुत कठोर या मैनिपुलेटिव लग सकती हैं। हाँ, वो जहर का इस्तेमाल, धोखा देना, हर तरफ जासूसी, ये सब सत्ता के लिए जायज बताए गए हैं। जी, तो ये ग्रंथ असल में शक्ति का ग्रंथ है। ये बताता है कि एक राज्य को जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए क्या-क्या करना पड़ सकता है, चाहे वो बुद्धिमानी से हो, नैतिकता से हो, या फिर कभी-कभी बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति से। ये आदर्शवाद नहीं, बल्कि कटु यथार्थवाद है। सही कहा। ये शासन कला, शक्ति और अस्तित्व की एक बहुत ही जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स गाइड है। इसमें ज्ञान भी है, नैतिकता की बातें भी हैं और जरूरत पड़ने पर निर्मम होने की सलाह भी है। तो कुल मिलाकर अर्थशास्त्र हमें शासन की चुनौतियों और शक्ति के स्वभाव से रूबरू कराता है। जी बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते। आज के समय में कोई लीडर चाणक्य के बताए अर्थ यानी व्यवहारिक लाभ और धर्म यानी नैतिक आचरण, जिसकी व्याख्या भले ही आज अलग हो, इनके बीच वो संतुलन कैसे बना सकता है जिसका जिक्र इस ग्रंथ में बार बार महसूस होता है? इस पर जरूर सोचिए।